नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों की दी नॉलेज मूड चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक, तो ये वीडियो सिर्फ बिहार दरोगा में ही नहीं बल्कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर कोई भी बिहार का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का खास बात यह है कि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है और उससे संबंधित आप लोगों की जितनी सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को भी कवर कराया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले पूरी वीडियो देखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए हमारे साथ अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम ये बोलेंगे कि आप पूरी वीडियो देख लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपना विचार दें। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ बताना है। वित्तीय बाजार का अध्ययन, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, या राष्ट्रीय नीतियों का अध्ययन, या फिर ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग को क्या करना है कि एक कॉपी और पेन ले लेना है और उस पर क्वेश्चन आप लोगों का आंसर देना है और लास्ट में बताना है कि आप लोग कितने सही किए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की एक प्रणाली है। मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण और उपभोग की एक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार शामिल होती है। यह किसी क्षेत्र के संसाधनों और प्रबंधन करने, धन बनाने, खर्च करने का तरीका है। इसमें उत्पादन, उपभोग और विनिमय की सभी गतिविधियां शामिल है। अर्थव्यवस्थाएं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, औद्योगिक या पारिवारिक स्तर की हो सकती है। मतलब कि आप एक जैसे अपने परिवार में जो भी परिवार चलाने के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं सारी चीज़ें का, तो वो भी एक प्रकार का अर्थव्यवस्था ही। वैसे ही केंद्र सरकार यानी कि सरकार के लेवल पर भी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना भी अर्थव्यवस्था ही कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? बताना है आप लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी की विशेषताएं शामिल होती है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों विशेषताएं शामिल होती है, जहां निजी क्षेत्र और सरकार दोनों आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि निजी क्षेत्र और सरकार दोनों आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व होता है, ना कि सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों या कंपनी का स्वामित्व होता है, न कि सरकार का। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समुदाय या राज्य का स्वामित्व होता है, न कि व्यक्तियों का। इसमें कोई निजी व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व नहीं होता है, इसमें सरकार या राज्य का स्वामित्व होता है। इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्र में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। अर्थशास्त्र में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अमीर और गरीब का सह अस्तित्व। छोटे एवं बड़े उद्योग का सह अस्तित्व। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे, बी, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें कि पूंजीवादी और समाजवाद की विशेषताएं शामिल होती है, जहां निजी क्षेत्र और सरकार दोनों आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आप लोग का ऑप्शन है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। सी, केवल निर्यात होता है। और डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो आप लोग, ऐसा है कि आप लोग जरूर अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक, ताकि अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तभी ये वीडियो आप लोगों को मतलब
अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक, आप अपना आंसर करिए। तो बंद अर्थव्यवस्था, जिस भी देश में बंद अर्थव्यवस्था होती है वहां पे ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। मतलब कि वो जिस देश की बंद अर्थव्यवस्था होती है वो किसी दूसरे देश से ना तो कुछ खरीदता है और ना ही कुछ बेचता है। ठीक, इसको आसान भाषा में यही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात और ना ही आयात होती है। उत्तर कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। खुली अर्थव्यवस्था में दोनों होता है, खुली अर्थव्यवस्था में दोनों होता है, आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। खुली अर्थव्यवस्था से देश का विकास होता है, जिस भी देश में खुली अर्थव्यवस्था है उस देश का विकास होता है। ये चीज ध्यान रखना। भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत कब हुई थी? आपसे पूछ रहा है। 1947 में, 1950 में, 1951 ईस्वी में या फिर 1961 ईस्वी में? तो आप लोग को अगर याद होगा कि भारत में सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, वही आप लोगों को पूछ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि का विकास था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक संस्था थी जो देश की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी। योजना आयोग भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक संस्था थी जो देश की पंचवर्षीय योजनाएं का निर्माण करती थी। इसका गठन 15 मार्च 1950 को एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में योजना भवन कहलाता है। भारत में 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसे देश के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में बनाया गया है। तो जो योजना आयोग था उसको 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, 1935 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या फिर 1950 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, मुद्रा जारी करता है, बैंकों को नियंत्रित करता है और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो इसके कार्य को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आरबीआई की स्थापना शुरू में निजी स्वामित्व में हुई थी, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये चीज ध्यान रखना है, जिसके बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर ब्रिटिश बैंकर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्होंने 1943 में नियुक्त किया गया था। तो सीडी देशमुख को 1943 में नियुक्त किया गया था और ये पहले भारतीय गवर्नर थे। के जे केजे उदेसी आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। ये 2003 में नियुक्त हुई थी। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई गवर्नर और प्रधानमंत्री दोनों बने। तो मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई गवर्नर और प्रधानमंत्री दोनों बने हैं। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 2025 तक रहेंगे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का अर्थ बताना है। मूल्य में वृद्धि, उत्पादन घटाव या आय में वृद्धि या फिर निर्यात का बढ़ना। तो बताइए आप लोग, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब कि महंगाई, मतलब कि मूल्य में वृद्धि। ठीक, आंसर ए, मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि की प्रवृत्ति है, जिसके कारण मुद्रा का मूल्य घट जाता है और आपकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आज आप जितना पैसा खर्च करते हैं वह पहले की तुलना में कम सामान खरीद पाता है। तो इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति में सामान का वैल्यू ज्यादा हो जाता है और पैसा की वैल्यू कम हो जाता है। मतलब कि
500 रुपये में मान लीजिए पहले हम 5 किलो चीनी खरीदते थे, और वही अब 500 रुपये में हम 2 ही किलो चीनी खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि पैसे का मूल्य कम हो गया, वस्तु का मूल्य ज्यादा हो गया। इसी को मुद्रास्फीति बोला जाता है। अब बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? आय पर, संपत्ति पर, शिक्षा पर, या फिर उत्पादन पर? तो गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आय पर किया जाता है। उत्तर ए, गरीबी रेखा न्यूनतम आय स्तर पर आधारित है। गरीबी रेखा आय स्तर पर आधारित है। प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने पुरवर्टी लाइन की अवधारणा दी। योजना आयोग समय समय पर इसे उद्यतन करता रहा। वर्तमान निर्धारण नीति आयोग के तहत किया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग मानक है। तो गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मूल्यह्रास खाली स्थान के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। तैयार माल या पूंजीगत सामान या कार्य प्रगति पर है, या फिर भूमि? चलिए आप लोग आंसर करिए। तो मूल्यह्रास किस पर होता है? पूंजीगत सामान पर, तैयार माल पर, या कार्य प्रगति पर है उस पर, या फिर भूमि पर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूंजीगत सामान पर। ठीक। मूल्यह्रास का अर्थ टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी, मतलब कि संपत्ति के मूल्य में कमी, जब कोई भी सामान रखा हुआ है उसमें टूट फूट के कारण उसके मूल्य में कमी होती है, यह एक अवधि में पूंजीगत स्टॉक के आर्थिक मूल्य में क्रमिक कमी है। यह कई अन्य कारकों के कारण हो सकता है, जैसे बाजार की प्रतिकूल स्थितियां इत्यादि। मशीनरी, उपकरण और मुद्रा के कुछ उदाहरण हैं जिनमें एक विशिष्ट अवधि में मूल्य कम होने की संभावना रहती है। तो ये सारी चीजें मूल्यह्रास की कारण है। रेपो दर वह दर है जिस पर, तो रेपो दर कैसा दर है जिस पर, ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को ऋण देता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, या सी है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को ऋण देती है, या फिर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है। तो इसमें से रेपो दर कौन सा दर है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचने पर निम्न में से क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचने पर निम्न में से क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित रहती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई प्रतिभूतियों बेचता है तो बैंकिंग प्रणाली से तरलता कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति घटती है। इसके परिणाम स्वरूप बाजार दरें बढ़ सकती है। यह कदम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि बाजार में अतिरिक्त धन की मात्रा कम हो जाती है। नाबार्ड, नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड के बारे में बताना है। क्या यह वाणिज्यिक बैंक है? क्या यह वित्तीय संस्था है? क्या यह कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है? और क्या यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है यह। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष बैंक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण, बुनियादी ढांचे के विकास, सूक्ष्म वित्त और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह एक संविधिक निकाय है और इसका संचालन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMICR कोड का उपयोग है। EMICR कोड का क्या उपयोग है? चेक क्लियरेंस के लिए, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, या मोबाइल बैंकिंग के लिए, या फिर ऋण आवेदन के लिए? EMICR कोड का उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग चेक क्लियरेंस में किया जाता है। ठीक।
उत्तर ए है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है, जो चेक लीफ के नीचे स्थित 9 अंकों का कोड है। यह विशिष्ट कोड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS का हिस्सा है, किसी विशिष्ट बैंक शाखा की पहचान करने में मदद करता है। भुगतानों में सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 1980 के दशक में इस कोड को पेश किया गया था। तो इस कोड को 1980 के दशक में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में की विकास रणनीति का अनुसरण किया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की रणनीति पूछ रहा है, तो उसमें किस विकास पर ध्यान दिया गया था? तो कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, या फिर औद्योगिक विकास उन्मुख वृद्धि, या फिर सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख वृद्धि, या उपरोक्त में से सभी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि पर भी ध्यान दिया गया था, औद्योगिक क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया था और सेवा क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1985 से लेकर 1990 तक था, का मुख्य ध्यान सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था। इस योजना ने कृषि विकास, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने, भोजन, वस्त्र और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और छोटे व बड़े किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। योजना का लक्ष्य 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की राह तैयार करना था और इसने 5% की विकास दर का लक्ष्य रखा था, जिसे 6.1% की वास्तविक वृद्धि दर से पार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित चीजें मतलब देखना है और एक इसमें से नहीं है। तो आप लोग प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानते होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है निर्माण, ऑप्शन सी है खनन और ऑप्शन डी है मछली पालन। तो मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से ही आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र से ही आता है और कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्माण। निर्माण, कोई भी चीज का निर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सीधा निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है। उदाहरण कृषि, खनन, मछली पकड़ना और वानिकी शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार उत्पादकों में बदलने पर केंद्रित है। इसमें विनिर्माण, निर्माण और उद्योग शामिल है। तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा बिक्री जैसे सेवाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? ऑप्शन है उपकरण, भोजन एवं वस्त्र, मशीन, ट्रक। तो आप लोग से पूछ रहे हैं निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भोजन और वस्त्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार, रेफ्रिजरेटर और पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी में वर्गीकृत किया जाता है। ये उपभोक्ता वस्तुएं, कार, रेफ्रिजरेटर मतलब कि जो खुद के उपयोग के लिए जो चीजें हम लोग लाते हैं उसको उपभोक्ता वस्तुएं बोला जाता है, और पूंजीगत वस्तुएं मशीनरी चीजें होती है। ठीक, इन्हें अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। इसका अतिरिक्त कृषि और गैर कृषि वस्तुएं जैसे कपास, धातु भी एक प्रमुख वर्गीकरण है। तो यह वस्तुओं का वर्गीकरण है। अंतिम वस्तुएं इसका उत्पादन प्रक्रिया पूरी कर चुकी, और अंतिम वस्तुएं का मतलब कि जो उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है उसको अंतिम वस्तुएं बोला जाता है। और मध्यवर्ती वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होने वाली वस्तु, जो वो मध्यवर्ती वस्तु होती है, अन्य वस्तु के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और कृषि के आधार पर एक कृषि और गैर कृषि वस्तुएं होती है। तो कृषि से हम लोग कपास जैसे कि धान, गेहूं, ये सब कृषि करके हम लोग उत्पादन करते हैं, और गैर कृषि
ये धातु जो हम लोग ये खनन से प्राप्त होता है, ये सारी चीजें गैर वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ बताना है। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक। भारत ने 1991 में एलपीजी सुधार किए थे, मतलब कि 1991 में एलपीजी सुधार अधिनियम आया था। इसके अंतर्गत एलपीजी सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। तो एलपीजी सुधार अधिनियम आया था। ठीक। इन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था के कामकाज के तरीकों को बदल दिया और देश को व्यापार वाणिज्य के लिए दुनिया के लिए खोल दिया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तकनीकी है, चक्रीय है, या घर्षणात्मक है, या फिर संरचनात्मक है? तो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में सबसे अधिक। मौसमी, अब कुछ भारत में जितने भी प्रकार की बेरोजगारी है उसको हम लोग देखेंगे। तो मौसमी बेरोजगारी, यह तब होती है जब लोगों को साल के कुछ निश्चित मौसम में ही काम मिलता है, जैसे कृषि में जुताई और कटाई के दौरान जब कृषि कार्य समाप्त हो जाते हैं तो किसान बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये मौसमी बेरोजगारी हुआ। प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह छुपी हुई बेरोजगारी है। यह वह स्थिति है जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे हैं, मतलब कि जब कोई काम कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है लेकिन उसमें 2 लोग लगे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं तभी न लगे हैं। तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यह तब होती है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियां के लिए आवश्यक कौशल, कार्यबल, कौशल के बीच बेमेल होता है। यह आर्थिक संरचना में बदलाव जैसे तकनीकी परिवर्तन के कारण हो सकती है। इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास जो कौशल है, जो चीज मैं कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमको काम नहीं मिल रहा है, या फिर तकनीकी परिवर्तन हो गए हैं, तो इसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोला जाता है। उसके बाद है घर्षणात्मक बेरोजगारी, यह अस्थायी बेरोजगारी है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में होते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी यह अस्थायी बेरोजगारी है जो तब होता है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में होता है। चक्रीय बेरोजगारी, यह अर्थव्यवस्था में मंदी या व्यापार चक्रों में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है, जैसे नौकरियों की संख्या कम हो जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, यह उन शिक्षित लोगों की बेरोजगारी है जो अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं पाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है? शिक्षित लोगों की बेरोजगारी है जो अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना हुई थी, मतलब किसके सहयोग से पूछ रहा है ये। जब उस टाइम पे इस्पात के कारखाने खोले जा रहे थे तो दूसरे देश के सहयोग से खोला जा रहा था, तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा होगा। आप लोग का ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के सहयोग से, या रूस के सहयोग से, या फिर यूएसए यानी कि अमेरिका के सहयोग से, या फिर जर्मनी के सहयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी के सहयोग से स्थापना हुई थी। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी, ये उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। वही भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से स्थापना इसका हुआ था 1955 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन की सहायता से 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, ये रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुए थे। जितने भी ये सब संयंत्र इस्पात संयंत्र है ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इन सब की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? भारत में विशेष आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या फिर अप्रैल 2003 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल 2000 में ये लागू घोषित हुई थी। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका उत्तर ए है। भारत सरकार ने एसईजेड नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की थी, जो नए आर्थिक क्या बोल रहे थे हम, भारत सरकार ने एसईजेड, जो ये नई आर्थिक नीति है, इसको एसईजेड बोला जाता है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य विदेशी निवेश को बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व स्तरीय परेशानी मुक्त वातावरण प्रदान करना था। ईपीजेड क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना 1965 में हुआ था और इसी का नाम बदलकर एसईजेड किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, इसका फुल फॉर्म है, 2000 में कर दिया गया। पहला ईपीजेड कांडला बंदरगाह को घोषित किया गया था। पहला ईपीजेड कांडला बंदरगाह को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ए है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, या फिर डी ग्रेट डोमेस्टिक प्राइस। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग। जीडीपी किसी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। किसी भी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। भारत की जीडीपी लगभग 70% घरेलू खपत से आता है। भारत का जीडीपी का लगभग 70% घरेलू खपत से आता है। जीडीपी की गणना एनएसओ करता है। जीडीपी की गणना एनएसओ करता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में आधार वर्ष 2011-12 है। जो जीडीपी का आधार वर्ष है भारत का, वो 2011-12 है। जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक विकास का संकेत देती है। जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक विकास का संकेत देती है। अब जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। यहाँ C उपभोग व्यय है, I निवेश है, G सरकारी व्यय है और X और M शुद्ध निर्यात, मतलब कि निर्यात में से आयात को घटाकर निकाला जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया था? भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया था? आप लोग का ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग समिति, या फिर आर्थिक परिषद। तो इसका 2014 में नाम बदल दिया गया था योजना आयोग का, इसको नीति आयोग बना दिया गया था। योजना आयोग को 2015 में समाप्त किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सीईओ नीति आयोग द्वारा नियुक्त होता है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, या फिर मुद्रा स्थिरता। क्या था इसमें से हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्य उत्पादन बढ़ाना। ठीक, हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। मुख्य फसल था गेहूं और धान। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। एचआईवी, बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई पर जोर दिया गया। भारतीय रुपए के प्रतीक, जो भारतीय रुपए का ये प्रतीक है, को कब अपनाया गया था? 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में? तो भारतीय प्रतीक का रुपए का जो प्रतीक था, इसको 2010 में अपनाया गया था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारतीय रुपए का प्रतीक 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। इसे उदय कुमार ने डिजाइन किया था।
इसको उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इसमें देवनागरी से र और रोमन से आर का मेल है। यह भारतीय मुद्रा का वैश्विक पहचान है। 2011 में इसे नोटों और सिक्कों पर छापा जाने लगा। इसको 2011 से नोटों और सिक्कों पर छापा जाने लगा। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2012, 2014, 2016, 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2014। 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना था, जैसे ऑटोमोबाइल, विमान, रसायन, रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक सहित 25 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। लायन, इसका जो लोगो था उसमें लायन का प्रतीक था। इसका संचालन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। इसका संचालन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को किफायती वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आवश्यक समर्थन देना है। स्टार्टअप इंडिया जो कि 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई, इसका उद्देश्य उद्यमियों को किफायती वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आवश्यक समर्थन देना है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 270? तो वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है, पहला वित्त आयोग 1951 में बना। इसका गठन हर 5 वर्ष में होता है। यह केंद्र और राज्य के बीच कर वितरण तय करता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। उन्हें 1951 में 1952 से 57 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। वर्तमान 2025 में 16वां वित्त आयोग कार्यरत है। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है ये 16वां वित्त आयोग है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1975, 1980, 1982 या फिर 1985 में? तो बताइए आप लोग, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ग्रामीण विकास और कृषि ऋण में सहायक होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1985 में, 1987 में, 1990 में या 1999 में? कब हुआ था? क्या आंसर हो जाएगा? ए 1985 में। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हेतु बनाया गया। इसको उपभोक्ता के अधिकारों को रक्षा हेतु बनाया गया। कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर फोरम की स्थापना की गई। वर्ष 1919 में नया अधिनियम आया। इसमें ई कॉमर्स को भी शामिल किया गया। उपभोक्ता के 6 अधिकार निर्धारित हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की नई परिभाषा कब लागू हुई? 1917, 1919, 1920 या 1921? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की नई परिभाषा कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1920। नई परिभाषा की घोषणा 13 मई 1920 यानी कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्सा के रूप में। नई परिभाषा लागू होना 1 जुलाई 2020 को। इसका आधार है वर्गीकरण केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर नहीं बल्कि निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों के आधार पर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग या फिर एनएसओ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल
स्टैटिस्टिकल ऑफिस पहले यह कार्य CSO करता था। GDP, GNP, PCI जैसे आंकड़े देता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन। इसका आधार वर्ष 2011 से 12 है। तो हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। तो अब अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।